समय, परिस्थितियों और जीवन की दौड़ में दूर हुए लोग जब फिर मिलते हैं तो समझ आता है कि सच्चा साथ केवल साथ रहने में नहीं बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करने में होता है। नमस्कार। आज कथा साहित्य में सुनिए कहानी पार्टनर, जिसे लिखा है हिंदी की प्रतिष्ठित कथाकार सुमन बाजपेयी जी ने। पार्टनर कहानी दो पुरानी सहेलियों की मुलाकात के बहाने रिश्तों की बदलती परिभाषा को दिखाती है। तो आइए दो सहेलियों की बातें सुनिए। कनॉट प्लेस जाऊं और जनपद का चक्कर ना लगाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बेशक कई बार बिना कुछ खरीदे खाली हाथ ही लौट जाती हूं, पर फिर भी एक कतार में करीने से बनी जनपद की दुकानों के अंदर झांकने का मोह स्मरण नहीं कर पाती हूं। अन्नपूर्णा के पास एक गली में राजस्थान व गुजराती चीजों को जमीन पर बिछाए स्त्रियां बैठी होती हैं। मिरर वर्क के कुशन कवर, पेंटिंग्स, पुछवाई, कुर्ती, घाघरा, चादरें, नेकलेस, कड़े, डेकोर आइटम्स और ना जाने क्या क्या होता है, जिसके कारण विदेशी पर्यटकों की तो वहां भीड़ जुटी ही रहती है। साथ ही एथनिक चीजों की क्रेजी हम जैसी कुछ टिपिकल महिलाएं भी वहां से खूब खरीदारी करती हैं। वैसे भी जब से एथनिक शब्द का चलन बढ़ा है, ऐसी चीजों के प्रति हमारे लोगों में भी आकर्षण बढ़ गया है। वरना जहां विदेशी इन ट्रेडिशनल चीजों को खरीदकर अपने देश ले जाने में गर्व महसूस करते हैं, वहीं अपने ही देश की संस्कृति को भूल हम पाश्चात्य सभ्यता का जामा पहनने लगे थे। जनपद में हर चीज मौजूद है, हर किसी की जेब और पसंद के अनुसार। मुझे एक कुर्ता चाहिए था, बांधनी का, बस उसे ही छांट रही थी कि तभी मुझे छूकर कोई निकला। भीड़ में ऐसा होना स्वाभाविक है, पर उस छुअन में परिचय की गंध आई। मैं मुड़ी। पेस्टल ग्रीन कलर की शिफॉन की साड़ी में स्टाइलिश ढंग से कटे बालों में एक नफासत से गढ़ी काया की कसावदार पीठ मुझे दिखी। चाल तो उसी के जैसी है, पर बाल, उसके बाल तो कमर के नीचे तक जाते थे। मगर मन को झटका। इतनी अगर मगर और दुविधा से तो अच्छा है कि उसके सामने जा खड़ी हूं। मैं हाथ में पकड़े कुर्ते को वापस रख तेजी से आगे लपकी, बिल्कुल ऐसे उसके बगल से गुजरी ताकि वह जानबूझकर किया गया प्रयास ना लगे। हाय, तू यहां? कैसे? कैसी है? मैं बता नहीं सकती तुझे देख कितनी खुशी हो रही है। इतने सारे एक साथ सवाल और ढेर सारा आश्चर्य, संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है अब। प्रश्नों की ऐसी धारा बहाना केवल उसी की आदत थी। कभी सोचा ना था कि इतने दिनों बाद फिर यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी। मैं अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रही थी। शायद इसीलिए उससे लिपटते हुए मेरी आंखें नम हो गई थीं। इतने दिनों बाद, हाँ, पूरे 3 साल 8 महीने 2 दिन और शायद कुछ आधा घंटे बाद हम मिल रहे हैं। केतकी के ऐसा कहते ही हम दोनों जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। आसपास से गुजरते लोगों की नजर हम पर पड़ी और बिना उनकी परवाह करे हम बहुत देर तक हंसते रहे। मुझे तो लग रहा था जैसे मैं बरसों बाद इतना खुलकर हंस रही हूं। हंसते हंसते पेट और गालों में दर्द होने लगा था। बिल्कुल नहीं बदली है तू, सिवाय इसके कि तेरा शरीर थोड़ा भर गया है और मांग में सिंदूर चमक रहा है। आज भी तूने बाटी की ही साड़ी पहनी हुई है। पहले की तरह अब भी दीवानी है तू कॉटन और हैंडलूम की साड़ियों की। केतकी ने चुटकी ली। यह आदत तो अब जाने से रही। अपना स्टाइल बदलने वाली नहीं मैं। कंफर्ट फर्स्ट, एनी अदर थिंग लेटर। मैं शायद अपनी ही रॉ में बहने लगी थी। कॉटन, हैंडलूम और बाटिक प्रिंट की साड़ी, सूट या कुर्ते मेरी कमजोरी थी, लेकिन मेरे ब्यूरोक्रेट पति को मेरी सादगी डाउन मार्केट लगती थी।
इसलिए उनके साथ जाते समय मैं हमेशा दामी सिल्क, जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ियां ही पहनती थी। तुम्हारा जो लुक है ना, एकदम टिपिकल है। कुछ भी पहन लो, सिंपल ही लगती हो। वो क्या कहते हैं? हाँ, बहन जी टाइप। नॉट फिट फॉर मॉडर्न कल्चर। पति चाहे लाख व्यंग कसे, पर वो भी कहाँ मानने वाली थी। उसे जिस तरह से सजना संवरना पसंद था, वैसे ही रहती थी। केतकी के हाथ का स्पर्श कंधे पर महसूस हुआ तो मैं चौंकते हुए अपनी सोच से बाहर आई। तू बता, कहाँ रही इतने दिन? तेरे में तो बहुत बदलाव आ गया है, सिवाय तेरी शिफॉन की साड़ियों के। बाल क्यों इतने छोटे करा लिए? मैंने भी उसे छेड़ा। मैं उसे अगर कॉटन की साड़ियों और ड्रेसेस के एक्सक्लूसिव पीसेस छांटने के लिए उसे ना जाने कहाँ कहाँ चक्कर काटने को मजबूर करती थी, वहीं केतकी एक दो सिलेक्टिव स्टोर से शिफॉन की साड़ियां खरीद मेरा समय बचाती थी। बदलाव तो आया है। अचानक कुछ कहते कहते चुप हो गई केतकी। अब यहीं रहकर बात करेगी कि कहीं बैठकर कुछ खिलाएगी भी? उसने मुझे आगे की ओर घसीटते हुए कहा। चल वहीं बैठते हैं, अपनी फेवरेट जगह, कॉफी होम में। मैंने कहा। अरे यार, बड़ी बोर हो गई है वह जगह। उसी के पास एक अच्छा रेस्तरां खुला है, शानदार और फ्यूजन लुक के साथ। चल, आज मैं तुझे वहीं ट्रीट देती हूँ, जेब भी फुल है। केतकी की बेबाकी, खुलापन और मस्त रहने का फलसफा, सब कुछ पहले जैसा ही था। पर वह क्या चीज थी जो मुझे बार बार एहसास करा रही थी कि केतकी बहुत बदल गई है। उसके चेहरे पर हमेशा छाई रहने वाली मासूमियत नहीं है, या फिर वह आकर्षित करने वाली कशिश जो उसे गरिमामय बनाती थी। कॉलेज के दिनों में अगर मैं अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध थी, तो वो अपनी उस कशिश के कारण जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। ग्लैमरस ना होते हुए भी वो अपने शिफॉन के सूटों में बहुत गजब की लगती थी। साड़ियां तो उसने बहुत बाद में पहनना शुरू किया था। सांवली रंगत, लंबे काले बाल, आंखों में लगा काजल और कोल्हापुरी चप्पल, बस यही श्रृंगार होता था उसका। फिर भी लड़के हों या लड़कियां, उसे देख पाने की ललक से भरी रहती थीं। शी हैज ए चार्मिंग पर्सनैलिटी, सबकी यही टिप्पणी होती थी। कॉलेज के बाद भी हमारी दोस्ती बनी रही। फिर उसे अपने पापा की मौत के बाद आर्थिक दिक्कतों की वजह से माँ और छोटे भाई के साथ अपने चाचा के घर रहने कानपुर जाना पड़ा। कानपुर में ही उनका पुश्तैनी मकान व बिजनेस था। उसके भाई को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसे यही सबसे अच्छा विकल्प लगा था। उसके कानपुर जाने के बाद कुछ समय तक तो हमारा पत्र व्यवहार चला, फोन पर भी बातें हो जाती थीं। पर धीरे धीरे अपनी शादी के बाद मैं अपनी गृहस्थी और नौकरी में इतनी व्यस्त हो गई कि केतकी से फिर कोई संपर्क नहीं रहा। उस समय तक मोबाइल फोन तो आए नहीं थे, ना ही सोशल मीडिया की घुसपैठ थी, इसलिए चिट्ठियां ही माध्यम हुआ करती थीं हालचाल जानने का। वैसे भी आईएएस की बीवी होने के कारण सोशल ऑब्लिगेशंस ही निभाने के लिए बहुत थे। उसने भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। क्या लेगी? यहाँ के स्प्रिंग रोल्स और मंचूरियन कमाल के हैं। मैं अपनी सोच में इतनी उलझी हुई थी कि खाने पर भी मेरा ध्यान नहीं था। तू दिल्ली कब आई केतकी? मंचूरियन खाते खाते मैंने पूछा। 2.5 साल हो गए हैं। उसके चेहरे पर उदासी की एक मोटी परत बिछ गई थी। तो क्या यही है वह बदलाव जो मुझे बार बार उलझन में डाल रहा है? कानपुर जाकर पता चला कि चाचा हमारे हिस्से का मकान व दुकानें पहले ही बेच चुके हैं। ना जाने कैसे पापा से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा अपने नाम करवा चुके थे। उनके धोखे से परेशान भाई ने पहले तो माँ के गहने बेचे और फिर कुछ ना कर पाने के अपराध बोध में पिसते हुए गलत काम करने लगा।
इधर का माल उधर करते हुए वो लड़कियां भी सप्लाई करने लगा। फिर माँ की बेबसी का फायदा उठाकर और मुझे डरा धमकाकर मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मेरी शादी करवा दी। जब यहाँ दिल्ली आई तो पता चला कि शादी तो मात्र ढोंग था। असल में उसने मेरी भी सप्लाई की थी। केतकी का चेहरा एकदम सपाट था। उसकी बातें सुन मैं सकते में आ गई। कोई भाई कैसे ऐसा कर सकता है? ऐसे हालातों में उसकी मासूमियत नहीं खोती तो और क्या होता? याद है, मेरी पर्सनैलिटी चार्मिंग है। कॉलेज में इस बात को लेकर कितनी चर्चा होती थी। मिस चार्मिंग का तो कितनी बार मुझे खिताब भी मिला था। लेकिन यही चार्म मेरा सत्यानाश कर देगा, किसने सोचा था? बेबाकी का एक झोंका उसके पास से निकला, पर वो फिर गंभीर हो गई। चल घर चलते हैं, मैंने बिल देते हुए कहा। पतिदेव शहर से बाहर हैं, आराम से बैठकर बातें करेंगे। बहुत शानदार है तेरा फ्लैट लतिका, मॉडर्न टच देते हुए एथनिक लुक देना नहीं भूली। अपने गुच्ची के बैग को सेंटर टेबल पर रख सोफे पर वो ऐसे लेटी मानो ना जाने कितनी थकी हुई है। बहुत सुंदर है तेरा बैग, अनायास ही मेरे मुंह से निकला। मेरे पास भी ऐसा ही बैग है, बस उसका कलर ब्राउन है और तेरा काला। व्हाट ए कोइंसिडेंस। हाँ, एक क्लाइंट ने ही गिफ्ट दिया था। लेकिन तू कब से ऐसे स्टाइलिश बैग खरीदने लगी? ये ना तो टिपिकल राजस्थानी है, ना गुजराती और ना ही एथनिक। उसकी बात सुन मुझे हंसी आ गई। सुधर जा मिस चार्मिंग, मैंने इसे खरीदा नहीं है, पति देव ने ही गिफ्ट दिया है। जूस का गिलास उसे थमाते हुए मैंने कहा। वातावरण की बोझिलता थोड़ी सी कम होती महसूस हुई। बैग से टिश्यू पेपर निकाल वो मुंह पोंछ फिर से सोफे पर लेट गई। उदासी की परत उसके चेहरे पर और घनी हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वहां से भाग जाऊं, पर मैं तो जैसे किसी अंधे कुएं में गिर चुकी थी। यह एक सोफिस्टिकेटेड लोगों की दुनिया थी, जहां 5 सितारा होटलों, फार्म हाउसों और आलीशान बंगलों में स्मार्ट, चार्मिंग, एजुकेटेड लड़कियां भेजी जाती थीं। कुछ घंटों, दिन या फिर किसी बिजनेस ट्रिप पर साथ जाने के लिए। धीरे धीरे उन बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और एलीट वर्ग के मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाने में मुझे मजा आने लगा। बेचारे एक तरफ तो सोसाइटी में अपने को सम्मानित सिद्ध करने के लिए फैमिली को सबसे अहम मानते हैं, और पति पत्नी इस तरह पार्टियों में, सोशल सर्कल में नजर आते हैं मानो मेड फॉर ईच अदर हैं। पर लतिका, ये लोग सबसे बड़े हिपोक्रेट हैं। पल भर के लिए चुप हो गई केतकी। इस समय ना तो मेरे पास उसे सांत्वना देने के लिए शब्द थे, ना ही उसकी आंखों से छलकती नमी को पोंछने का साहस। यू नो, पार्टनर के नाम पर इन्हें कोई ऐसी शह चाहिए होती है जो इनकी ईगो को हवा देती रहे, और मैं अब यही करती हूँ। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कुछ भी मांग लो, बिना किसी परेशानी के ये लोग दे देते हैं। एनीवे, चलती हूँ, शाम की फ्लाइट से बेंगलुरु जाना है। एक नामी ब्यूरोक्रेट हैं, वहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया है, उसी से मिलना है। काम के बाद रिलैक्स होने के लिए मुझे बुलाया है उसने। केतकी ने टेबल पर रखे अपने बैग को लापरवाही से उठाया तो उसमें से बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स निकलकर नीचे जमीन पर बिखर गए। शायद टिश्यू पेपर निकालते समय बैग खुला रह गया था। इतने सारे कार्ड्स किसके हैं? मैं कार्ड उठाने में उसकी मदद करने लगी। अरे, उन्हीं सोफिस्टिकेटेड क्लाइंट्स के। पल भर को केतकी की आंखों में शरारत तैरी। अपनी पुरानी वाली केतकी के उस रूप को देखकर मेरे होंठों पर हंसी आने ही लगी थी, पर ब्राउन कलर के बहुत ही कलात्मक ढंग से डिजाइन किए हुए कार्ड पर गोल्डन कलर से उभरे नाम को देख जड़ हो गई। इटालिक्स में प्रखर शर्मा नाम चमक रहा था। यह कार्ड मैंने ही डिजाइन किया था प्रखर के लिए।
मेरा डिजाइन उसे बहुत पसंद आया था, इसीलिए एक साथ 1000 कार्ड छपवा लिए थे। तुम जैसी डाउन मार्केट का टेस्ट इतना अच्छा हो सकता है, यकीन नहीं होता। प्रखर तब भी उसे ताना देने से चूका नहीं था। मेरे हाथ से कार्ड लेते हुए केतकी बोली, अरे, आज बेंगलुरु इसी के पास तो मिलने जा रही हूँ। बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। जब भी कहीं कॉन्फ्रेंस या ट्रिप पर जाता है, मैं ही तो इसकी पार्टनर बनती हूँ। और हाँ, यह गुच्ची का बैग इसी ने तो मुझे गिफ्ट दिया था। चल बाय, फिर मिलते हैं। केतकी जा चुकी थी और अपनी सादगी को समेटती मैं ना जाने कितनी देर तक शून्य में ताकती खड़ी रही। कहानी यहीं खत्म होती है और हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली खूबसूरती साथ चलने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने में होती है। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट जरूर लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी एक और कहानी के साथ।